नमस्कार। जय हिंद। जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज दो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। पहला, बांग्लादेश। जब 10 तारीख को दिल्ली के अंदर विस्फोट होता है और दो बड़े टेरर मॉड्यूल्स पकड़े जाते हैं, 11 या 12 तारीख की वीडियो है, उसमें मैंने साफ बताया था कि कहीं ना कहीं भविष्य में जाकर इसका बांग्लादेश कनेक्शन जरूर निकलेगा। क्यों कहा था वो भी बताऊंगा। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर कि भारत ने किस तरीके से अपनी जो युद्ध नीति है, जो डॉक्ट्रिन है, उसमें एक बड़ा बदलाव किया है और एक नया हथियार या कहीं एक नई स्ट्रेटेजी भारत ने अब एक तरीके से इंडक्ट कर ली है, जो आने वाले समय में उसे जिसे पाकिस्तान और बांग्लादेश शायद उसका स्वाद चख सकता है। सबसे पहले बांग्लादेश। पाकिस्तान जब पहलगाम कराता है, उसके बाद भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करना एक तरीके से थोड़ा सा सहज रहता है। कारण, जब पहलगाम की घटना घटित होती है, उसके बाद भारत बहुत आसानी से जो सारे तार हैं, सारे कनेक्शंस हैं, वो पाकिस्तान से स्थापित कर पाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही वो मास्टरमाइंड किया और पाकिस्तान ने ही वो एग्जीक्यूट किया। लेकिन उसके बाद जब आसिम मुनीर ये कहने लगा कि भारत के ऊपर अब जो हमला होगा वो ईस्ट से होगा, क्योंकि पाकिस्तान समझ रहा था कि अगर मैं डायरेक्ट में सामने आऊंगा भैया, तो वो जिस तरह की स्थिति भारत ने 10 मई को मेरी कर दी थी, वो दोबारा कर देगा। तो एक वाइडर नेटवर्क बनाया गया, एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया कि जो घटना हमें अंजाम देनी है, उसमें सिर्फ पाकिस्तान इन्वॉल्व ना हो, उसमें बांग्लादेश, टर्की, अमेरिका, अननोन प्लेयर्स, बहुत सारे लोग जोड़ दिए गए कि भैया बांग्लादेश से लॉजिस्टिक्स सपोर्ट होगा, टर्की से टेक्नोलॉजिकल और पैसे का सपोर्ट होगा, पाकिस्तान ये सब कुछ करा रहा होगा, अमेरिका मास्टरमाइंड होगा। मतलब आप कह सकते हैं एज अ होल एक पैकेज तैयार किया गया, ताकि भारत को इस पूरे के पूरे जो ये हमला हुआ है, उसे किसी एक के ऊपर पिन पॉइंट करके उसके ऊपर कार्यक्रम ना चालू कर दे। और अगर ऐसा हो तो भैया वो ये कह सके, भैया देखो हमारा तो रोल नहीं है, आदमी वहां से आए थे, हथियार वहां से आया था, पैसा वहां से आया था, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये उसने करने का प्रयास किया। लेकिन शायद आसिम मुनीर की सोच जहां खत्म होती है ना, वहां से भारत की जो कैपेबिलिटी है वो शुरू होती है। और भारत की जो एजेंसीज का वाइडर जो नेटवर्क है, जब उसने अपना काम करना शुरू किया, तो सारी की सारी परतें हैं ना, वो खोलनी शुरू कर दी। सबसे पहले जो लश्कर तैयबा है हाफिज सईद की, उसका एक कह सकते हैं एक बड़ा कमांडर है सैफुल्ला सैफ। वो एक 30 अक्टूबर को एक मीटिंग करता है पाकिस्तान के खैरपुर तमीवाली के अंदर, और वहां से वो ये कहता है कि भैया इस बार जो हाफिज सईद है ना, उसका एक खास आदमी है जहीर, वो ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर, बल्कि वो ये नहीं कहता बांग्लादेश के अंदर, वो कहता है कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। और वहां से इस बार भारत के ऊपर हमला होगा, जो मरकज के ऊपर भारत ने मिसाइलें दागी थी, जो ब्रह्मोस गिरी थी आकर इनके टेरर कैंप के ऊपर, उसका बदला लिया जाएगा। और ये खबर हुई 10 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को थी, लेकिन ये जो रिपोर्ट होती है, ये खबर रिपोर्ट होती है 10 नवंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर। ये दोपहर के लगभग खबर आती है और शाम को धमाका हो जाता है कि भैया वही कहता है इस बार हम खाली नहीं बैठेंगे, और जो ईस्ट पाकिस्तान है वहां से हमला होगा भारत के ऊपर, और जहीर नाम का व्यक्ति ऑलरेडी वहां है। और ये एक और महत्वपूर्ण चीज कहता है इसके अंदर कि इस बार अमेरिका भी हमारे साथ है। यानी कि आप ये देखिए, वो जो जिस नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूं, इस बात को एक्नॉलेज खुद कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर बैठे नॉन स्टेट एक्टर, जिसे या तो आईएसआई चलाती है, पाकिस्तान चलाती है, या वहां की फौज चलाती है। उसके बाद हुआ यह है कि अब डेक्कन क्रॉनिकल के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है एजेंसीज के हवाले से, कि जो ये सैफुल्ला सैफ है, इसने ये मीटिंग तो की थी तमीवाली से, ये बात कही थी, लेकिन इसने एक और बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है जो की है बांग्लादेश के अंदर वर्चुअली। बैठा ये पाकिस्तान के अंदर था, लेकिन बांग्लादेश के अंदर एक मीटिंग की जाती है, और उसके बाद ये सारा कार्यक्रम होता है। और उस मीटिंग के अंदर 7 बहुत महत्वपूर्ण लोग बैठे होते हैं। उन 7 लोगों की अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व था। पहला, हिजबुल तहरीर, एक बड़ा आतंकी संगठन है। मैं आपको पहले कह चुका हूं, कम से कम 5 से 6 आतंकी संगठन इसके अंदर इन्वॉल्व थे, 5 से 6 ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी डायरेक्टली। यानी ये एक साझे की सरकार थी जो चलाना चाह रहे थे। अब हिजबुल तहरीर का जुबैर अहमद चौधरी उस मीटिंग के अंदर था। मतलब सैफ तो बैठा था पाकिस्तान में, और ये 7 लोग यहां बैठे थे और ये बातचीत कर रहे थे कि क्या करना है भारत के अंदर।
उसके बाद सैफुल्लाह का ही एक राइट हैंड है इब्तिसाम इलाही जहीर, जिस जहीर की बात हो रही है कि ये राइट हैंड आदमी है, वहां बैठा हुआ है, ये भी इस मीटिंग के अंदर था। दूसरा है बांग्लादेश का होम अफेयर्स का सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी। भारत का होम सेक्रेटरी सोचिए किस स्तर का व्यक्ति होता है, यानी कि अमित शाह की जो मंत्रालय है उसका सबसे बड़ा अधिकारी, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी का एक तरीके से अमित शाह तो मंत्री हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी किसे संभालनी है? उस होम सेक्रेटरी को संभालनी है। तो उस स्तर का अधिकारी भी इस मीटिंग के अंदर था, जिसका नाम है डॉक्टर नजीर घनी, वो भी यहां पर था। उसके बाद जो सीईओ है ढाका नॉर्थ कॉरपोरेशन, मोहम्मद एजाज, वो भी इसके अंदर था। अंसारुल बांग्ला, बहुत बड़ा आतंकी संगठन कह सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आदमी था हाफिज सुजदुल्ला, और साथ ही हाफिज अली एक और व्यक्ति, और सुमन अहमद बॉम्ब एक्सपर्ट है, बॉम्ब मेकिंग का एक्सपर्ट है। यानी 7 लोगों की ये टीम है, उसके साथ ये सैफुल्लाह सैफ मीटिंग कर रहा था और ये तय किया जा रहा था कि क्या करना है। यानी अगर एजेंसीज को ये तक पता लग रहा है कि कहां प्लानिंग हुई थी, कहां प्लॉटिंग हुई थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, तो निश्चित तौर पर अननोन गनमैन इंतजार तो कर रहे होंगे, ढूंढना शुरू कर दिया होगा। पाकिस्तान के अंदर ही हुआ है, आईएसकेपी का एक कमांडर अननोन गनमैन ने उसको धप्पा मार दिया है। तो इन लोगों को भी अगर कोई ऐसा कहीं किसी कोने पे अब टकरा जाए, तो देखिए अब इन लोगों के मन में दहशत तो होगी, क्योंकि इन 7 लोगों को एक्सपोज, मतलब एक तरीके से सामने उनका नाम आ गया है कि हाँ तुम लोग इन्वॉल्व हो इस प्लानिंग प्लॉटिंग के अंदर। देखिए एक सायोप्स भी होता है, भारत कुछ हमला करेगा, कुछ जवाब देगा, बहुत कुछ है, मतलब ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उससे पहले की भी एक जंग होती है, उससे पहले की भी एक लड़ाई होती है। पाकिस्तान के ऊपर जब ऑफ सिंदूर 7 तारीख से शुरू हुआ, तो वो 22 और 7 के बीच का भी एक जो दरमियान था, वो भी एक जंग का दौर था। आप साइकोलॉजिकली कैसे प्रेशर बनाते हैं दूसरे के ऊपर। तो डेलिबरेटली ये नाम एक तरीके से लीक किए गए हैं, बताए गए हैं पब्लिक को कि ये लोग थे, हमें पता है कि कहां क्या हुआ था और कौन कौन हो तुम, ये हमें भी पता है। इसलिए जनरली ऐसे अखबार चुने जाते हैं, ये इंटेंशनल लीक्स होती हैं जो कराई जाती हैं। अब इन लोगों के मन में दहशत होगा, अब ये लोग अपने ट्रैक कवर करने का प्रयास करेंगे और उस प्रयास में ये गलतियां करेंगे जहां से बहुत चीजें पकड़ के सामने आ सकती हैं। और ये भी खबर है उस अखबार के अंदर कि हुआ ये कि जो सामान है पाकिस्तान से आया था, जो पाकिस्तान से सामान आया वो जाता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश से जो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है उसे पास करता है और मुर्शिदाबाद के अंदर आकर एक सेफ हाउस के अंदर रखा जाता है। यानी कि जो सीमा है बांग्लादेश से लगती हुई पश्चिम बंगाल की, उसका इस्तेमाल किया गया, जो पोरस बॉर्डर है, जिसे ममता दीदी ये कहती है नहीं नहीं फेंसिंग नहीं होनी चाहिए, हम जमीन नहीं देंगे। देखिए मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए कल को किसी स्थिति में दीदी फेंसिंग दे भी देती है, सारी जमीन दे देती है, फेंसिंग हो जाती है, तब भी सुंदरबन का जो इलाका है, जो नीचे से पानी का इलाका है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये बॉर्डर ही ऐसी है। अब उसके बाद वहां से वो सामान आता है, मुर्शिदाबाद आता है, मुर्शिदाबाद के एक सेफ हाउस में रखा जाता है और उस व्यक्ति का नाम है इख्तियार, और ये भी एक बांग्लादेशी है जो क्राइम में एक तरीके से इन्वॉल्व था बांग्लादेश से, वहां से फरार होता है, यहां आता है। इसे आईएसआई कह लीजिए, वो एजेंसीज रिक्रूट करती हैं जिसको एग्जीक्यूट करना चाह रही थी। अब भागता है, वहां से भगाया जाता है, एक क्रिमिनल का इस्तेमाल किया जाता है इस पूरे नेटवर्क में, सेफ हाउस में सामान रखा जाता है और फिर ये सारा सामान आता है और तब जाकर ये सारी घटनाएं घटित होती है। तो जो उस दिन मैं आपको कह रहा था कि भैया इसमें बांग्लादेश कनेक्शन जरूर निकलेगा, इसमें और भी कनेक्शंस निकलेंगे, क्योंकि एक मल्टी डोमेन, मतलब मल्टीपल एंगल से इस चीज को एग्जीक्यूट करने का प्रयास था। और जो खबर आ रही है कि भैया इसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट था, उसके अलावा भी एक और केमिकल है जिसकी बात आ रही है कि शायद उसकी वजह से ये हुआ है, जिसे मदर ऑफ सेटन कहा जाता है, टीएटीपी, कि शैतान की जो मां है ना, उतना खतरनाक है ये, कि शायद उसका भी इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि वो इतना अनस्टेबल होता है कि जरा सा फ्रिक्शन हो, गर्मी लगे, कुछ भी हो, मतलब आप उसमें जरा सा कुछ कर दीजिए वो फट पड़ता है। तो ये है कि उसका इस्तेमाल किया गया था, और ये पहले बार्सिलोना की बॉम्बिंग हो, पेरिस हो, मैनचेस्टर हो, कई सारी जगह ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा चुका है। तो क्या उसे भी भारत में अब इस्तेमाल किया जा रहा है? और महत्वपूर्ण यह है कि इसे बनाना बहुत ही आसान है। एसीटोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, उसको इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं।
मतलब कोई अगर इसे केमिकल कंपोजिशन इसकी सर्च करेगा तो जो मैं थोड़ी बहुत रिसर्च की तो इस तरीके से चीजें निकल के आई। और ये वो चीजें हैं जो घर में आसानी से उपलब्ध होती हैं। तो क्या इसीलिए महिलाओं को इन्वॉल्व किया गया, इसीलिए पढ़े लिखे डॉक्टर्स को इन सबको इन्वॉल्व किया गया कि घर में आम उपलब्ध होने वाली चीजें हैं। ना ये अमोनियम नाइट्रेट क्या है, खाद में इस्तेमाल होता है। एसीटोन क्या है, नेल पॉलिश में इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घर में इस्तेमाल होता है। क्या इसीलिए इतने पढ़े लिखे लोगों को इन्वॉल्व किया गया कि भाई ये आसानी से असेंबल कर सकते हैं, आसानी से कार्यक्रम को अंजाम दे सकते हैं। अब इस चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। समझिए कि क्यों हम लोग कह रहे हैं ना पढ़े लिखों को क्यों लिया, क्योंकि वो चीजों को आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आसानी से चीजों को आगे ले जा सकते हैं। खैर बांग्लादेश में और भी बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। प्रयास करूंगा उन्हें अगले वीडियो में लाने का प्रयास करूं, क्योंकि घटनाएं बहुत तेजी से घटित हो रही हैं बांग्लादेश के अंदर। और सबकी नजर तो पाकिस्तान में थी, कुछ होगा कुछ होगा, बांग्लादेश में कुछ हो रहा है। जो भी डेवलपमेंट निकल के आएंगे शेख हसीना से रिलेटेड है, बहुत कुछ चल रहा है बांग्लादेश में, वो भी लाने का प्रयास करूंगा। अभी उसमें कुछ और डेवलपमेंट हो जाए, जानकारियां सामने आ जाएं तो निश्चित तौर पर आपके सामने लाऊंगा। लेकिन अब एक और बड़ी चीज है जो भारत ने एक तरीके से जो एक्सरसाइजेस की जा रही थी, त्रिशूल की एक्सरसाइज हुई, ऑपरेशन त्रिशूल हुआ है, प्रचंड प्रहार, बहुत सारा कुछ हुआ है। तो लोग जानना चाहते हैं कि निकला क्या। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भारत ने इन एक्सरसाइजेस के बाद अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो अपनी डॉक्ट्रिन है कोल्ड स्टार्ट की, उसको बदल दिया है। अब कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन की तरफ भारत बढ़ रहा है। देखिए भारत को अपनी स्ट्रेटेजीज को नए तरीके से इवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन आज भारत के सामने है, भारत को नए तरीके से सोचना है इस वॉरफेयर के बारे में। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन क्या होता था, ये जब भारत में संसद के ऊपर हमला हुआ तब की बात है, जब डिवाइस की गई थी कि भैया अचानक से होता क्या है कि मान लीजिए पाकिस्तान से हमें कोई थ्रेट है, युद्ध जैसी स्थिति है, तो इतना बड़ा मोबिलाइजेशन करना, इतनी सेनाओं को अचानक वहां ले जाना, उसमें समय लगता है। 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, इतना या तो इंटरनेशनल प्रेशर आ जाता है, दुश्मन चौकन्ना हो जाता है, मतलब आपको इतनी बड़ी फौज को मूव करना वो एक मुश्किल हो जाता है। तब कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का एक तरीके से कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन अब उसे चेंज कर कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन की तरफ भारत बढ़ रहा है। क्या है कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन? दरअसल जब अभी कारगिल दिवस के ऊपर भारत ने रुद्र ब्रिगेड की घोषणा की थी कि रुद्र ब्रिगेड हम बनाएंगे, और उन सभी ब्रिगेड की जो एक तरीके से कह सकते हैं जो रुद्र ब्रिगेड है, उसकी टेस्टिंग इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस के अंदर की गई है, और अब वो ऑपरेशनल हो गए हैं, और अब वो जमीन पर उतर चुके हैं। क्या है रुद्र ब्रिगेड और क्या कनेक्शन है कोल्ड स्ट्राइक से? पहली बात तो रुद्र ब्रिगेड ये है कि भैया आपने एक बटालियन ली और उसके अंदर हर तरह का आदमी है, इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, आर्मर्ड है, ड्रोन वॉरफेयर वाला है, इंजीनियर्स हैं, मतलब हर कैपेबिलिटी का एक आदमी है। ऐसा नहीं कि इन्फेंट्री अलग चल रही है, आर्मर्ड अलग है, इंजीनियर्स अलग है, सब अलग अलग होते हैं, सेना के अलग अलग हिस्से हैं। आपने क्या किया, वहां से कुछ उठाए, वहां से कुछ उठाए, वहां से कुछ उठाए, और एक कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाकर एक सबको एक साथ लाकर एक ही ब्रिगेड आपने तैयार कर दिया। यानी वो खुद में चलता फिरता एक फौज का टुकड़ा है जिसके अंदर हर एक स्पेशलिटी है। आपको कोल्ड स्ट्राइक में क्या करना था कि भैया वहां से उसको भी मूव करना है, उसको भी करना है, उसको भी करना है, तब वहां जाकर पहुंचेंगे, फिर वहां एक कोऑर्डिनेशन होगा और तब जाकर कुछ होगा। इसमें समय भी लगता था, ब्यूरोक्रेटिक हिंड्रेंसेस भी थे, बहुत कुछ था। आपने एक ही ब्रिगेड बना दी जिसमें सब कुछ है, आपको सिर्फ उसे कहना है कि तुम जाओ भाई। अच्छा सर क्रीक में कुछ हो रहा है, चलिए रुद्र वाला पहुंचो वहां पे। उसमें सारी स्पेशलिटी है, हर तरह का आदमी है, आपको अलग अलग जगह से ढूंढ के नहीं लाना है, और जाके आपको जो टारगेटेड ऑपरेशन है आपने वो करना है, और वो कर दिया। ऐसे भैरव बटालियन भी थी, खैर अभी उसकी जानकारी बहुत ज्यादा नहीं आई है। तो अब ये जो रुद्र ब्रिगेड है वो एक तरीके से अब ऑपरेशनलाइज हो गई है। इन एक्सरसाइजेज में हमने उनकी सारी कैपेबिलिटीज, वो क्या कर सकती हैं, किस तरीके से उनको यूज किया जा सकता है, वो सब टेस्ट कर लिया है। और कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन ये है कि भैया फटाफट स्ट्राइक करनी है, उसमें ये रुद्र ब्रिगेड जो है ये फिट होते हैं। कि मान लीजिए बांग्लादेश है, उसके अंदर हमें कोई ऑपरेशन करना है, रुद्र ब्रिगेड उठाई, पहुंचाई, ऑलरेडी 3 गैरिसन हम वहां बना चुके हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो, आसाम हो, उसके आसपास जिस तरीके से 3 बड़े गैरिसन भारत ने बनाए हैं ना, S-400 वहां पे डिप्लॉय किया गया है, राफेल वहां पर उसके आसपास डिप्लॉयड है। बांग्लादेश को भारत अब एक रियल थ्रेट के रूप में देख रहा है और उसे न्यूट्रलाइज करने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि रुद्र ब्रिगेड वहीं होंगी, जहां जरूरत होगी वहां डिप्लॉय किया जा सकता है। और फटाफट से कोल्ड स्ट्राइक होगी, मतलब अचानक से
फट से घुसे, कार्यक्रम किया, जो निर्धारित टास्क था उसको पूरा किया और पीछे हट गए। इंतजार नहीं है कि भैया मेरठ कैंटोनमेंट से चलेगा, अंबाला कैंट से चलेगा, फला से फौज चलेगी, फिर वहां पहुंचेगी, फिर वहां उनके कैंप लगेंगे, फिर जाके कुछ होगा, फिर उनका इंटीग्रेशन होगा, एक यूनिट उठाई, लगाई, कार्यक्रम। अब एक चाहिए, उसमें 2 चाहिए, 5 चाहिए, लेकिन आज स्पेशलाइज्ड ये पैकेजेस हैं, उनको जहां जैसे चाहे इस्तेमाल कर लिया। तो भारत समझ रहा है कि आने वाला समय किस तरह का है, क्योंकि जिस तरीके के बयान पाकिस्तान से आ रहे हैं, जिस तरीके से बयान भारत के सेना अध्यक्ष दे रहे हैं, तो भारत को अपनी सुरक्षा के लिए रोज नई चीजों के तरफ इसी तरीके से इनोवेट करना पड़ेगा, और वो कर रहा है, इन चीजों को समझ रहा है। खैर, बांग्लादेश से और क्या क्या निकल कर आता है, और इन चीजों से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होंगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।